हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है गाइज आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी पहले से और अच्छी चल रही होगी। तो गाइज मेरा नाम योगेश शर्मा है और मैं आपकी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ गाइज। तो गाइज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि गाइज एनटीए यूजीसी नेट की अगर मैं एग्जाम की बात करता हूँ, तो उस एग्जाम के अंदर आपके 10 यूनिट्स होते हैं, उसमें से एक यूनिट होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और गाइस कहीं ना कहीं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो गाइस इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? यहाँ पर स्टार्टिंग से ही हम लोग क्या करते हैं कि हाई लेवल पढ़ना और पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, बट मेरा कॉन्सेप्ट ये नहीं है। मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक लेके चलूंगा, यानी मैं जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा। जीरो लेवल आपका मतलब मिडिल लेवल, मॉडरेट लेवल, एडवांस लेवल, इस तरीके से हम लोग आपकी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो सबसे पहले गाइस हम बात करेंगे व्हाट इज डेटा एक्चुअली। तो डेटा गाइस क्या होता है, इसके बारे में आप सभी को गाइस पता जरूर होगा कि डेटा क्या होता है। तो कैन यू टेल मी गाइस व्हाट इज डेटा एक्चुअली? आपके अकॉर्डिंग डेटा क्या होता है? तो देखिए गाइस, डेटा बेसिकली क्या होता है, एक इंफॉर्मेशन होती है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। डाटा इज नोन फैक्ट्स और फिगर्स दैट हैव एक्सप्लिसिट मीनिंग, मतलब जिसका कुछ अलग ही मतलब होता है, बट कहीं ना कहीं एक इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। इसमें बेसिकली क्या क्या काउंट होता है कि अल्फाबेट हो जाते हैं, नंबर्स हो जाते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स हो जाते हैं। यानी जैसे एग्जांपल 25 दे दिया, अजीत दे दिया, मतलब कुछ भी जस्ट एक हम जो अपने कीबोर्ड से जस्ट हम टाइप कर देते हो एवरीथिंग, क्या होता है आपका, वो डेटा कहलाता है। ठीक है गाइस। और यहाँ पर जैसे एग्जांपल में बात करें तो जैसे एम्प्लॉय है। अब एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय सिटी, ये सब क्या है, ये सब अपने आप में डेटा में ही कंसीडर होते हैं। आगे चल के जब इन सब चीजों पर प्रोसेसिंग अप्लाई कर देते हैं तो फर्दर आके बहुत सारी चीजें बन जाती हैं। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज इंफॉर्मेशन। तो अब देखो, बोला जाए कि एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब हम डेटा को प्रोसेस करते हैं तो डेटा को प्रोसेस करने के बाद वो चीज क्या बन जाती है, आपकी इंफॉर्मेशन बन जाती है। तो वी कैन से कि आफ्टर प्रोसेसिंग द डाटा इज कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल गाइस। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन की देखिए, इंफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस्ड डेटा ऑन विच डिसीजंस एंड एक्शंस आर बेस्ड। जिस चीज पर हम लोग परफॉर्म करते, कोई भी एक्शन या कोई भी आपका डिसीजन लेते, देन उस चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं, आपका इंफॉर्मेशन बोल देते हैं। तो इंफॉर्मेशन के लिए एक और चीज बोल सकते हैं, इंफॉर्मेशन कैन बी डिफाइंड एज द ऑर्गेनाइज्ड एंड क्लासिफाइड डेटा टू प्रोवाइड मीनिंगफुल वैल्यूज। इसका जस्ट एक एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ द एज ऑफ रवि इज 25, तो मैंने लिखा 25 इज रवि इज द। तो अब ये सब देखो बिखरा हुआ पड़ा है, अभी तक कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स अभी करेंटली हम इस चीज को किस में कंसीडर करेंगे, हम लोग डेटा में। और जब हम नॉर्मली जब ग्रामर के रूल अप्लाई कर देते हैं, देन यहीं से आपका स्टेटमेंट क्या निकलेगा, द एज ऑफ रवि इज 25। नाउ द दिस एग्जांपल इज नोन एज इंफॉर्मेशन। तो यहां पर बस ये कह रहे हैं, ये जो डेटा होता है और डेटा पर जब हम प्रोसेसिंग अप्लाई कर देते हैं, देन ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस, सीक्वेंस ऑफ डेटाबेस की मैं बात कर रहा हूं। तो देखिए, कभी भी किसी भी केस में बात करें तो सबसे छोटा यूनिट जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, आपका बिट कहलाता है। अब कई सारे बिट्स को मिला देते हैं तो देन वो क्या बन जाता है, आपका बाइट बन जाता है। और गाइस एक चीज ध्यान रखिए, वन जो बाइट होता है वो आपका वन कैरेक्टर के इक्विवेलेंट होता है। तो चाहे तो वन बाइट बोल दो या वन कैरेक्टर बोल दो, बोथ आर इक्वल। अब ऐसे कई सारे बाइट्स या कैरेक्टर्स को मिला देन वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका फील्ड के अंदर। और जब कई सारे फील्ड्स को मिला देते देन इट विल कन्वर्टेड इनटू रिकॉर्ड, एंड कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड इज नोन एज फाइल्स और टेबल्स, एंड फाइनली फाइल्स और टेबल्स इज अ कलेक्शन ऑफ डेटाबेस। एक्चुअली यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये आ रहा है, सपोज दैट कि मैंने आपकी एक टेबल बना रखी है और इस टेबल के अंदर मान लीजिए कि एम्प्लॉय की आईडी और एम्प्लॉय का नेम 1 2 ए और बी, कुछ ऐसे मैंने डेटा बना लिया। अब इसमें सबसे पहले क्या था भाई, हमने सबसे पहले क्या टाइप किया था, ई। ई अपने आप में करेक्टर है, वन करेक्टर इज इक्वल्स टू वन बाइट, और वन बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स। मतलब छोटी यूनिट कौन सी बनी, वो है आपका बिट। अब कई सारे करेक्टर्स को मिलाया, बिट्स को मिलाया, तो वो क्या बने, बाइट्स और करेक्टर। और यहां से पूरी चेन आपकी निकलती हुई आ रही है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाटाबेस का सीक्वेंस, या कई बार आप इसको क्या बोल सकते हो, डाटा सीक्वेंस के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं गाइस हर चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
तो देखो मेरा एक अलग कॉन्सेप्ट है, मैं आपको जो पढ़ाता हूँ वो बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर अप लेवल तक लेके जाता हूँ, क्योंकि देखो गाइस, हम लोग यूजीसी नेट का एक हाई लेवल का बेसिक एक एग्जाम दे रहे हैं, तो हर पर्सन हाई लेवल की स्टडी करता है, बट हाई लेवल की स्टडी करने के चक्कर में हम लोग जो बेसिक फंडामेंटल्स है उनको हम लोग भूल जाते हैं, और जबकि अपने एग्जाम के अंदर बेसिक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जब बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो जो बेसिक वाले क्वेश्चन है वो गलत कर गया तो मार्क्स तो कटेंगे ही ना आपके। बात समझ रहे हैं? तो पॉजिटिविटी लेते हुए आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हर चीज कंप्लीट करनी पड़ेगी। नाउ आगे चलेंगे गाइस। तो अगला केस क्या कर रहा है, देखो फाइल ओरिएंटेड अप्रोच। देखो बेसिकली था क्या कि आजकल की डेट में हम बात करें तो जैसे आपने नाम सुना होगा ओरेकल, माई एसक्यूएल, है ना, एमएस एसक्यूएल सर्वर, मतलब कई सारे डेटाबेस सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल नाउअडेज। बट पुराने जमाने में ये जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर जब नहीं थे तो उस केस में डेटा को किस तरीके से आप मैनेज करते थे, तब डेटा को कैसे मैनेज करते थे, तो वहां पर फाइलों के फॉर्मेट में डेटा को सेव करते थे। जस्ट एक एग्जांपल में लेना चाहूँ, जैसे एक नोटपैड का एग्जांपल लेके चलते हैं, क्योंकि उससे आपको हर चीज आपको एग्जैक्टली समझ में आती रहेगी। तो फाइल ओरिएंटेड अप्रोच इसका मतलब क्या है कि जब पुराने जमाने में बात करते थे डेटा को सेव करने के लिए हम लोग फाइलों का यूज करते थे, तो उस अप्रोच को क्या बोलते थे हम, फाइल ओरिएंटेड अप्रोच बोलते। बट प्रॉब्लम क्या थी इसके साथ गाइस, इसके साथ प्रॉब्लम थी कि भाई फाइलें, ऐसा तो है नहीं कि दुनिया की सारी फाइलें सेम फॉर्मेट की हो, हर फाइल अलग अलग फॉर्मेट की हो सकती है, अलग अलग सॉफ्टवेयर में ओपन हो सकती है, तो हर टाइप की फाइल को हैंडल कर पाना अपने लिए क्या बन गया था, मुश्किल था। तो वही केस यहां पर दे रखा है कि ट्रेडिशनल फाइल ओरिएंटेड अप्रोच टू इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हैज फॉर ईच एप्लीकेशन अ सेपरेट मास्टर फाइल एंड इट्स ओन सेट ऑफ पर्सनल फाइल। बिल्कुल, जितने सारे सॉफ्टवेयर उतनी सारी फाइलें, तो हर फाइल को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना, अलग अलग मैनेज करना बड़ी मुसीबत थी। तो इस केस में आज की डेट में देखा जाए तो फाइल ओरिएंटेड अप्रोच का अब हम यूज नहीं करते टू सेव अवर डेटा। इन फाइल ओरिएंटेड अप्रोच द प्रोग्राम डिपेंडेंट ऑन द फाइल्स एंड फाइल्स बिकम डिपेंडेंट ऑन द फाइल्स, है ना, बिल्कुल, और फाइल्स बिकम ऑन द डिपेंडेंट प्रोग्राम्स। तो यानी कहीं ना कहीं हर चीज एक दूसरे पर डिपेंडेंसी होती चली जा रही है। तो ये अपने लिए एक एक प्रॉब्लम बन गई, और जिस पेज पर हम लोग अलग अलग फाइल फॉर्मेट्स के डेटा को एक ही फाइल के अंदर सेव नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर एक्सेल का डेटा है तो वो वर्ड में सेव नहीं कर सकते, उसके लिए भी एक्सेल ही चाहिए। तो मतलब कॉमन फॉर्मेट नहीं था अपने पास। तो वो एक प्रॉब्लम, तो इस प्रॉब्लम से क्या क्या चीजें जनरेट हुई थी उसके कुछ डिसएडवांटेजेस मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहली बात करेंगे ये ऐप क्या, डेटा रिडंडेंसी एंड डेटा इनकंसिस्टेंसी। तो देखो इसका प्रॉब्लम क्या था। रिडंडेंसी बेसिकली क्या कहता है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक नोटपैड की फाइल है, आपके पास एक नोटपैड की फाइल है, हमने यहाँ पर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड टाइप कर दिया, ये रोल नंबर है, ये उसका नाम है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ पॉसिबली कि यहाँ पर इस नाम को कॉपी करके मैं यहीं पर पेस्ट कर सकता हूँ, इट इज पॉसिबल। तो मैंने ऐसा कर दिया यहाँ पर 1A मल्टीपल टाइम्स आई हैव पेस्टेड इट हियर। तो ऐसे केस में अगर देखा जाए तो ये जो डेटा यहाँ प्रेजेंट है, क्या ऐसे डेटा को कभी भी आप लाइफ में सेव करोगे? क्या ऐसा कभी भी पॉसिबल है? चलो मान लिया एक कमरे के अंदर ए नाम के 3 बंदे पॉसिबल है, होता है आज की डेट में, बट उनके रोल नंबर तो चेंज होने चाहिए। यहाँ तो रोल नंबर भी सेम है, यहाँ तो आपका नेम भी सेम है, तो ये तो साफ डुप्लीकेसी दिख रही है। और जो डुप्लीकेसी होती है इसी चीज को यहाँ पर क्या बोलते हैं हम लोग, रिडंडेंसी बोल देते हैं। इनकंसिस्टेंसी क्या होता है, सपोज करो कि अभी तो मैंने क्या किया था, यहीं पर डेटा को पेस्ट कर लिया था, अब मेरे पास एक ये वाली फाइल और भी है, तो मैंने इसके डेटा को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लिया। अब पेस्ट जब हो गया, इसके बाद में इस एक ही जगह पर मैंने बी कर दिया। जब एक ही जगह पर मैंने बी कर दिया तो एंटर मारने पर क्या अपने आप बी यहाँ पर हो जाएगा गाइस? नहीं होगा। तो सभी जगह पर फाइलें प्रॉपर्ली अपडेट नहीं हो पा रही ना, इस फीचर को यहां पर क्या बोलते हैं, डेटा इनकंसिस्टेंट फॉर्मेट में है। तो सोचो जब हम अब मल्टीपल फाइल्स को फॉर्मेट में सेव करेंगे तो डेटा भाई मेरा हर जगह पर सेव होना चाहिए, जबकि हर जगह पर जब डेटा सेव नहीं हो पा रहा है तो उस केस को क्या बोल सकते हैं हम लोग, डेटा हमारा इनकंसिस्टेंट फॉर्मेट। दिस इज अ वेरी बिग डिसएडवांटेज ऑफ फाइल ओरिएंटेड अप्रोच। बट डेटाबेस के अंदर यही क्या बन गए आपके एडवांटेजेस। बोला जाएगा कि रिडंडेंसी यहां पर होती है जो कि नुकसानदायक है, जबकि डेटाबेस के अंदर रिडंडेंसी नहीं होती है जो अपने लिए बेनिफिशियल। उल्टा कर दो जस्ट, यहां पर इनकंसिस्टेंट होता है, वहां पर कंसिस्टेंट होता है। तो ये चीज अपने को थोड़ा सा ध्यान देनी है। नेक्स्ट है डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा। जाहिर सी बात है कुछ डेटा इसके फाइल के अंदर सेव है, कुछ वहां पर सेव है, कुछ वहां पर सेव है, तो हर फाइल से डेटा को एक्सेस करने में प्रॉब्लम होती है।
क्योंकि उसको एक्सेस करने के लिए वो उतने ही टाइप के पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर चाहिए और सारे सॉफ्टवेयर का डेटा एट अ टाइम एक ही फाइल में हम एक्सेस नहीं कर पाते हैं। देन उस केस में बोला जाता है यहाँ पर एक्सेस करने की प्रॉब्लम तो है। जबकि डेटाबेस के अंदर आपने एक नाम सुना हुआ है, एसक्यूएल लैंग्वेज। क्वेरी चलाइए, एक नहीं 50 टेबल से डेटा को फेच आउट करके लेके आ सकते हो। दिस इज एडवांटेज फॉर बता सकते हैं डेटाबेस के लिए। तो यहाँ पर डेटा एक्सेस करने में प्रॉब्लम होती है, जबकि डीबीएमएस के अंदर आपको डेटा को एक्सेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि वहां पर प्लेटफॉर्म क्या होता है आपका, सेम होता है। मतलब सारा डेटा फाइल्स में नहीं, सारा डेटा टेबल्स में सेव रहता है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज डेटा आइसोलेशन। अब आइसोलेशन का मतलब क्या है? अब हमारे पास में भाई अलग अलग फाइलों का डेटा आता है, हमारे पास में अलग अलग फाइलों का डेटा आता है। तो जो डेवलपर्स होते हैं उनके लिए हर फाइल के लिए सॉफ्टवेयर को क्रिएट करना या अरेंज करना अपने आप में एक मुसीबत बन जाती है। आइसोलेशन, आइसोलेशन मतलब क्या था, सेपरेशन। तो वहां पर क्या होता है, किसी को सेपरेट करना, ये वाली फाइल अलग वहां पर सेव करेंगे, ये वाली फाइल अलग उस फॉर्मेट के अंदर सेव करेंगे, ये इस सॉफ्टवेयर में से। तो ऐसे काम करने के लिए अपने को थोड़ी सी प्रॉब्लम फील होती है। तो ये आइसोलेशन यहाँ पर क्या बन जाता है, डिसएडवांटेज बन जाता है। जबकि वहां पर आइसोलेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, क्योंकि अपने पास सेम फॉर्मेट होता है और जो भी डेटा उसको हम एट अ टाइम वहां पर सेव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, इंटीग्रिटी प्रॉब्लम। देखो इंटीग्रिटी प्रॉब्लम का मतलब एक ये होता है, सपोज दैट कि अपने को नोटपैड की फाइल में एक ईमेल आईडी टाइप करनी है। सपोज इस तरीके से कर लिया a.a@gmail.com। तो अब देखो मेरे को तो ये टाइप करना है, बट गलती से मैंने a.a.gmail.com ऐसे टाइप कर दिया। तो इस डेटा के अंदर देखो अब एट का सिंबल नहीं है, ये एट का सिंबल नहीं है गाइज। तो अब बताओ, ये तो ईमेल आईडी गलत हो गई ना। और जब फाइलों के अंदर, जब जैसे नोटपैड की जैसे बात करें, तो वहां पर अगर ऐड का सिंबल नहीं है तो वो तो डेटा इनवैलिड हो गया ना। तो बताइए, जब इनवैलिड डेटा फाइलों में हम टाइप करेंगे तो वो तो स्वीकार करेगा ना, एक्सेप्ट कर लेता ना। क्या वो हमसे झगड़ा करेगा? नहीं। दैट मीन्स कह सकते हो वहां पर इंटीग्रिटी की प्रॉब्लम है। जबकि डेटाबेस के अंदर इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स, कई सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उनके तहत हम पता लगा सकते हैं कि अगर हमारे डेटाबेस के अंदर कोई भी इनवैलिड डेटा एंट्री करा रहा है, देन हम उसको क्या कर सकते हैं, रोक लगा सकते हैं, उसको रोक सकते हैं हम। ठीक है ना। तो ये इंटीग्रिटी के, अच्छा कई बार ऐसा भी प्रेजेंट हो जाता है, जैसे मैं चाहता हूँ, जैसे एज का कॉलम है कोई, तो एज के कॉलम में मैं ये चाहता हूँ एज की वैल्यू आपकी 25 के बराबर या 25 से बड़ी होनी चाहिए, छोटा नहीं। तो डेटाबेस में कर सकते हैं, बट फाइलों के जो ऐप कंसेप्ट होते हैं उनके अंदर इस कंडीशंस को मैनेज करना बड़ा थोड़ा सा टिपिकल बन जाता है, इसीलिए यहाँ पे इंटीग्रिटी की प्रॉब्लम यहाँ पर प्रेजेंट हो जाती है। नेक्स्ट इज ऑटोमेसिटी। अब देखो ऑटोमेसिटी का मतलब क्या होता है, फेलियर्स। ऑटोमेसिटी में क्या होता है, फेलियर्स का मतलब यह है कि अगर हम फाइलों में काम कर रहे हैं, अचानक से लाइट चली गई, अचानक से लाइट चलेगी तो डेटा हमारा लॉस हो जाएगा। यानी डेटा लॉस का मतलब डेटा हमारा कंसिस्टेंट फॉर्मेट में नहीं रहेगा। बट अगर डेटाबेस की अगर बात करें, तो सपोज करिए कि डेटाबेस यहां से लेकर यहां तक काम कर रहा है और हमने काम करना स्टार्ट कर दिया। तो अब मान ली इस पॉइंट पर पहुंचकर हमारी लाइट चली गई, सिस्टम फेलियर हो गया। तो ऐसे केस में डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं। अगर डेटा बीच मझधार में अगर फेल हो जाता है तो उसको प्रीवियस स्टेट पे पहुंचा देगा। मतलब कहने का ये है, या तो कंप्लीट पहुंच जाओ, और नहीं अगर बीच में फंस रहे हो तो कम से कम पीछे पहुंचा दो। जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जगह से तुम दिल्ली से निकल के बस में बैठकर आपको आगरा जाना है, पता चला बीच में हो गई बस खराब, अब ना इधर के ना उधर के। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इधर रहोगे तो चलो आगरा पहुंच गए हो, इधर रहोगे दूसरी तरफ चलो दिल्ली में ही हो, मतलब एक कंसिस्टेंट फॉर्मेट में हो। तो अगर आपके सिस्टम में कोई भी अगर फेलियर प्रेजेंट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली एक मस्ट एक प्रॉब्लम बन जाती है फाइल ओरिएंटेड के लिए। जबकि डेटाबेस के लिए क्या हो जाए, यहाँ पर हैंडलिंग बन गई। तो वहां पर फेलियर का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। अगर फेलियर होता भी तो उसके सिनेरियो में भी आपका जो है जो डेटा है वो आपका कंसिस्टेंट फॉर्मेट के अंदर प्रेजेंट होगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज अ कॉन्करेंट एक्सेस। व्हाट इज कॉन्करेंट एक्सेस? कॉन्करेंट मतलब साइमल्टेनियसली एक्सेस करना। कैसे का मतलब कहने का ये है कि सपोज दैट कि मैंने मान लो 5 फाइलें बनाई हैं, या मान लो एक फाइल है उसकी कॉपीज मैंने 5 जगह पे सेव कर रखी हैं, और 5 लोगों ने एक्सेस कर लिया उसको। अब यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, कि अगर ऐसा अगर मैंने उसमें ऐड कर रहा हूँ, दूसरा बंदा उसमें डिलीट कर रहा है, तीसरा बंदा उसमें चेंजेस कर रहा है, मतलब 5 पर्सन 5 काम अलग अलग परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर ऐसा केस अगर करेंगे तो बताइए क्या वो डेटा कंसिस्टेंट रहेगा? नहीं, वो डेटा कंसिस्टेंट नहीं रहने वाला है। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट एक्सेस। तो कॉन्करेंट एक्सेस को सुधार करना है, तो फाइल ओरिएंटेड के अंदर ये प्रॉब्लम थी, जबकि वहां पर हमने कई सारे कॉन्सेप्ट यहां पर लगा लिए। लॉकिंग सिस्टम लगा लिया। जब एक पर्टिकुलर बंदा एक फाइल को एक्सेस कर रहा है तो दूसरा बंदा एक्सेस कर तो ले, बट उसमें कोई चेंजेस ना कर पाए, उसको लॉक लगा दिया।
तो ऐसी चीजों के बेस पर हम लोग कह सकते हैं कॉन्करेंसी भी अपने डेटाबेस के अंदर मेंटेन हुई, बट फाइल ओरिएंटेड अप्रोच में कॉन्करेंसी मेंटेन्ड नहीं है। आफ्टर ऑल वी आर स्टडिंग हियर डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइल ओरिएंटेड अप्रोच गाइस। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है वो आपके डिसएडवांटेजेस के केस में कंसीडर हो जाएंगे। और फाइनल इज अ सिक्योरिटी प्रॉब्लम। तो गाइस फाइलों में कहाँ काहे की सिक्योरिटी है, जबकि डेटाबेस के अंदर प्रॉपर आपकी सिक्योरिटी होती है, जहां पर डेटा आपका केवल टेबुलर फॉर्मेट में सेव होता है। तो जब भी हम कोई भी डेटाबेस को एक्सेस करते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट पे अपनी आईडी पासवर्ड्स वगैरह होते हैं, तो वो आपके फाइलों को डेटाबेस को सिक्योर कर सकते हैं, जिसमें आपका डेटा क्या रहेगा गाइज, सिक्योर रहने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये जो पॉइंट्स हैं आपके मेजर पॉइंट्स हैं। कई बार ये पूछा जाता है कि बताइए इनकंसिस्टेंसी किस में होती है, किस में नहीं होती है, रिडंडेंसी किस में होती है, किस में नहीं। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके फाइल ओरिएंटेड अप्रोच और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दोनों को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो आज की डेट में गाइस हम लोग फाइल ओरिएंटेड अप्रोच को यूज नहीं करते हैं टू स्टोर अवर डेटा, टू सेव अवर डेटा, बट डेटाबेस का जो आजकल यूज है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है गाइज। तो उम्मीद करते हैं गाइज ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दिस, व्हाट इज डेटाबेस। अभी तक हम लोगों ने केवल इतना देख लिया कि भैया फाइल ओरिएंटेड अप्रोच क्या होती है, अब हमें डेटाबेस भी चेक करना है। तो ये कह रहा है कि डेटाबेस इज ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। ध्यान रखिए, कलेक्शन ऑफ डेटा कई बार बोल देते हैं वो गलत हो जाता है। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्टोर्ड इन फॉर्मेटेड वे। ठीक है, यानी एक मैनेज्ड तरीके से डेटा को रिलेटेड फॉर्मेट में। जैसे रिलेटेड का मतलब क्या हुआ, जस्ट एक एग्जांपल की अगर बात करें, यहाँ पर 1A, यहाँ पर आपका 2 और B। तो सपोज करो मैंने बोला कि भाई आपका एक रोल नंबर आ जाए, तो एक रोल नंबर के लिए भाई बी तो नहीं आएगा ना। एक रोल नंबर किससे रिलेटेड है भैया, इससे रिलेटेड है। ऐसे अगर बोला जाए दो रोल नंबर आ जाओ, तो दो रोल नंबर इससे रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं डेटा आपका आपस में क्या होना चाहिए, रिलेटेड। तो ऐसे डेटा के जो कलेक्शंस हैं उन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, डेटाबेस के नाम से जान सकते हैं। तो मेजर जो फीचर्स हैं वो क्या होते हैं, कि मेन फीचर डेटाबेस के क्या है, देखो, इट मस्ट बी वेल ऑर्गेनाइज्ड। भाई मैनेज्ड होना चाहिए। अगर मैनेज नहीं होगा ना तो हम लोग ढूंढ ही नहीं पाएंगे कहां पर क्या पड़ा हुआ है। रिलेटेड होना चाहिए, रिलेटेड होना कंपलसरी है, क्योंकि अगर रिलेशन अगर नहीं होगा तो मैं पहचान ही नहीं पाऊंगा कि मैं बोल रहा हूँ रोल नंबर 1, पता चला वहां से सी निकल के आ रहा है। मैंने बोला पता चला रोल नंबर 2, वहां से पता चला एफ निकल के आ रहा है। दैट मीन्स वहां पर डेटा रिलेटेड होना कंपलसरी है। इट इज एक्सेसिबल इन लॉजिकल ऑर्डर विदाउट एनी डिफिकल्टी। मतलब किसी भी सूरत में डेटाबेस से डेटा को हम एक्सेस कर सकें, ये उसका एक मेजर फीचर होता है, क्योंकि डेटाबेस से डेटा निकालना ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जैसे अब बात करो, हम लोग एक किसी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं। जब हम किसी कोर्स में एडमिशन लेते हैं गाइज, तो उस केस में हमने डेटा अपना फीडअप करवा दिया। पता चला कि मैंने अपना घर शिफ्ट किया है, मतलब एड्रेस चेंज हुआ है। तो एड्रेस चेंज किया तो मैंने अपना रोल नंबर था वहां पर काउंसलर मैम को दे दिया। अब उन्होंने अपने डेटाबेस में जैसे ही मेरा रोल नंबर डाला तो तुरंत वहां से डेटा निकल के आ गया। तो निकल के आ गया, ये हमारे लिए अच्छा है। बट अगर अगर नहीं निकल के आता, या पता चला मैं जो रोल नंबर डाल रहा हूँ वहां पर पता चला किसी दूसरे का रिकॉर्ड निकल के आ रहा है, तो ये अपने लिए प्रॉब्लम बन जाती है। ठीक है। और इट इज स्टोर्ड ओनली वंस, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। यानी एक बार डेटा सेव हो जाए, अगर वही डेटा का दोबारा यहाँ प्रेजेंट हो रहा है तो उसको हम लोग यहाँ पर स्टोर नहीं कर पाएंगे। आप समझ पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो डेटाबेस आपको लग रहा होगा हम लोग बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल पढ़ रहे हैं, जब तक गाइज हमें बेसिक समझ में नहीं आएगा तब एडवांस में कैसे जा पाएंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की बात करें तो देखो यहाँ पर आपका एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, देन आपका एम्प्लॉय सिटी। तो ये जहाँ पर जो हम डेटा यहाँ पर फीडअप करेंगे तो ये सब आपस में क्या बन जाता है, एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट में चीजें प्रेजेंट हो जाती हैं। तभी तो बोला जाता है कि डेटाबेस के अंदर जो डेटा होता है वो इस तरीके से रोज कॉलम्स के फॉर्मेट में डेटा को सेव किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर अब बात करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। तो यानी कि कहने का मतलब ये कि अब तक हम डाटा पढ़े, इंफॉर्मेशन पढ़े, डाटाबेस पढ़ी, अब सिस्टम की बात आ रही है। सिस्टम मतलब एक ऐसा कंप्यूटराइज्ड सिस्टम होता है हुज ओवरऑल पर्पज इज टू मेंटेन द इंफॉर्मेशन एंड टू मेक दैट द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन डिमांड। मतलब यहाँ पर डेटाबेस सिस्टम का एक ऐसा रोल होता है जो कहीं ना कहीं पूरे डेटाबेस के अंदर जो सेव्ड इंफॉर्मेशन उसको हम लोग मेंटेन कर पाए, प्रॉपर्ली मैनेज कर पाए, और जब भी उस डेटा की डिमांड आती है तो उस डिमांड के बेस पर डेटा को हम प्रेजेंट कर पाएंगे। ऑन डिमांड वो डेटा हमेशा क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। तो डेटाबेस वो हमेशा अच्छा होता है जहां पर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अगर अवेलेबल नहीं है डेटा, देन उस केस में आपके डेटाबेस के साथ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या कह सकते हैं वो डेटाबेस अपना प्रॉपर्ली मेंटेन्ड नहीं है गाइस। ठीक है। तो इसके जो आपके प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, एडवांटेजेस क्या है डेटाबेस सिस्टम के, इसके अंदर देखो सबसे पहले तो रिडंडेंसी कम हो जाती है।
इनकंसिस्टेंसी नहीं रहती। डाटा कैन बी शेयर्ड, हम शेयर कर सकते हैं, कॉन्करेंट एक्सेसिंग कर सकते हैं। स्टैंडर्ड कैन बी एनफोर्स्ड, यानी कि उसका डेटा प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए। सिक्योरिटी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, इंटीग्रिटी प्रॉब्लम को मेंटेन करते हैं हम लोग, डाटा गैदरिंग करते हैं जैसे पॉसिबिलिटी होगी उसके अकॉर्डिंग, और रिक्वायरमेंट हम लोग वहां पर प्रॉपर्ली बैलेंस रखते हैं। तो मतलब ये सब आपके एडवांस फीचर बन जाते हैं, किसके? डेटाबेस सिस्टम के फीचर हैं। हम लोग आज की डेट में डेटाबेस सिस्टम वो अच्छा मान के चलते हैं जिसमें ये सारे फीचर्स आपके वहां प्रेजेंट होने चाहिए। क्लियर? नाउ नेक्स्ट थिंग क्या है, अब देखो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या हुआ। तो फाइनली अब हम बोल सकते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा एंड अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू हैंडल और मैनेज दोज डेटा। तो वही डेफिनेशन यहां पे लिखी हुई है कि डीबीएमएस कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा एंड रेफर्स टू अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स फॉर डिफाइनिंग, क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड मैनिपुलेशन ऑफ द डेटाबेस। तो ये सारे काम जो हम लोग डेटाबेस के बिहाफ पर करते हैं वो पर्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर होता है। वो सॉफ्टवेयर क्या करता है कि वो सॉफ्टवेयर अपना डेटा को अपने पास रखता है, इसको स्टोर करता है, देन ये भी अपने हमें अलाउ करता है यूजर को कि वो उस डेटाबेस सिस्टम से अपने डेटा को डेफिनेशन दे सकते हैं, क्रिएशन कर सकते हैं, अल्टरेशन कर सकते हैं, मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, एक्सेसिंग कर सकते हैं। ये सारा किसके थ्रू हो सकता है? आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। एग्जाम्पल की जैसे मैंने आपको बताया था, ओरेकल हो गया, एमएस एक्सेस हो गया, फॉक्स प्रो के केस हो गई, या पैराडॉक्स हो गया, फाइल मेकर हो गया। ये देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स प्रेजेंट इन नाउअडेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो कहीं ना कहीं गाइज आज की डेट में डेटाबेस की नॉलेज होना कंपलसरी है, क्योंकि दुनिया का ऐसा कौन सा सेक्टर है जहां पर डाटा को स्टोर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हर जगह पर आपको गाइज डेटा को स्टोर करना ही पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें फंक्शंस क्या हैं इसके। तो देखो इसके जो फंक्शंस होते हैं, सबसे पहला तो हम क्या कर सकते हैं, अपना डेफिनेशन डिसाइड कर सकते हैं, डेटाबेस की स्कीमा डिसाइड कर सकते हैं, डेटाबेस को मॉडिफाई कर सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं, प्रोटेक्शन सिक्योरिटी हो सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं। अच्छा, रिकवरी भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इन केस अगर कोई फेलियर हो जाता है या डेटा की डिस्क क्रैश हो जाती है, तो उस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से डेटा को हम लोग रिकवर भी कर सकते हैं। तो आजकल के जो सॉफ्टवेयर हैं डेटाबेस के, उसमें रिकवरी पार्टीशन भी आपका प्रॉपर्ली प्रेजेंट है, और अपने यहाँ पर रिकवरी एक बहुत बड़ा आजकल एक टेक्निकल सेक्टर भी बन चुका है। ठीक है, नेक्स्ट केस है कि देखो डाटा एब्स्ट्रैक्शन, मतलब जो डेटाबेस के लेयर्स होते हैं, लेवल्स बोल सकते हैं, लेयर्स बोल सकते हैं, स्टेजेस बोल सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका तीन आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं। सबसे एक लेवल ये होता है, एक लेवल ये होता है, देन तीसरा लेवल ये होता है। तो यहाँ पर व्यू लेवल, ये व्यू लेवल वो लेवल होता है जहां पर जनरली ऐसे लोग बैठते हैं जिनको डेटाबेस की नॉलेज ही नहीं है, जैसे कि बैंक के क्लर्क हो गए, है ना, काउंसलर्स हो गए। तो उन्हें डेटाबेस से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उन्हें तो जस्ट कस्टमर आता है, इंफॉर्मेशन डालनी है, उनकी इंफॉर्मेशन निकालनी है, दैट्स इट। उन्हें कोई मतलब नहीं है डेटा कैसे सेव हो रहा है, क्या सेव हो रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है। तो इसको देखो, ये होता है व्यू लेवल, यानी डेटा कैसा दिखेगा। एक होता है लॉजिकल लेवल, क्या डेटा स्टोर करना है, और एक होता है इंटरनल लेवल, फिजिकल लेवल, मतलब कैसे डेटा स्टोर करना है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला केस है दैट इज अ फिजिकल लेवल। अब गाइस जो फिजिकल लेवल होता है वो आपका लोएस्ट लेवल होता है। ये डिस्क्राइब करता है कि हाउ द डाटा इज एक्चुअली स्टोर्ड, मतलब ये आपको फिजिकल लेवल बताता है डेटाबेस के अंदर डाटा कैसे स्टोर करना है। तो ये हमें कौन, जैसे कैसे से मतलब क्या है कि कस्टमर अकाउंट डेटाबेस कैन बी डिस्क्राइब्ड। सीधी सी बात है कि कस्टमर का जो एक अकाउंट का डेटाबेस है, तो उसमें हमें डेटा डालना है, तो हमें कैसे डालना है? कस्टमर के फॉर्मेट में डालना है। देन वो कंसेप्ट क्या बन जाता है? आपका फिजिकल लेवल बन जाता है। तो यहाँ पर दूसरा केस है लॉजिकल, और लॉजिकल को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? कॉन्सेप्चुअल लेवल के नाम से जानते हैं। ये हमें बताता है एक्चुअल में क्या डेटा स्टोर करना है आपको, वो हमें कौन डिफाइन करके देगा? लॉजिकल लेवल। तो दिस इज द नेक्स्ट हायर लेवल दैट डिस्क्राइब्स व्हाट डेटा एंड व्हाट रिलेशनशिप्स इन अ डेटाबेस। तो वही केस है, वहां पर क्या डेटा रखना है, क्या रिलेशनशिप रखना है आपस में डेटाबेस के अंदर। तो एक तो बताता है फिजिकल लेवल के कैसे करना है, और दूसरा बताता है क्या करना है, और तीसरे केस में व्यू मतलब कैसा डेटा दिखेगा यूजर को। तो इसका एक एग्जांपल दे दिया, देखो ईच रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखो कस्टमर है, रिकॉर्ड डाले अपने, कस्टमर नेम, उसका STRING होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक जस्ट यहाँ पर स्ट्रिंग है ना, और सिटी, और ये स्ट्रीट। तो एक्चुअल में क्या डेटा करना है? तो हमें डेटा ये वाला डालना है।
तो इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पर लॉजिकल लेवल डिसाइड करते हैं। और थर्ड वन इज अ व्यू लेवल। अब व्यू लेवल का मतलब क्या है कि दिस लेवल टेल्स द एप्लीकेशन अबाउट हाउ द डेटा शुड बी शोन बाय द यूजर। तो यूजर द्वारा यूजर कैसे डेटा को वो देख पाएगा, मतलब उसको डेटा कैसा दिख रहा है, तो वो चीज हमारा कहां पर डिसाइड हो जाता है, इस व्यू लेवल पर डिसाइड हो जाता है। तो गाइज कहीं ना कहीं देखो, मैं आपको स्टार्टिंग से करवा रहा हूँ, स्टार्टिंग से मेरा कराने का फर्ज बनता है और मैं चाहता हूँ स्टार्टिंग से ही कराऊं, क्योंकि देखो अगर गाइज कोई भी चैप्टर आपको बीच में से पढ़ते हैं ना, तो बीच में से कई बारी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाते, आई थिंक। ठीक है, तो बेफिक्र रहिए गाइज, और डेटाबेस के अंदर आपको या किसी भी यूनिट के अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। आपको हर चीज आपको प्रॉपर्ली पता चलती रहेगी गाइज, ठीक है। और आगे चलते हैं, डेटाबेस बेसिक्स देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखो डेटा आइटम क्या होता है। तो डाटा आइटम इज ऑल्सो एज अ फील्ड इन डाटा प्रोसेसिंग एंड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा दैट हैज मीनिंग टू इट्स यूजर। जैसे कि आपका एम्प्लॉय की 101 या सुमित हो गया, ये डाटा आइटम्स होते हैं। डाटा आइटम से मतलब क्या था, सपोज दैट कि हम लोगों ने यहाँ पर एक तो एम्प्लॉय की आईडी और एक एम्प्लॉय का नेम, तो इन्होंने E101 और यहाँ पर सुमित लिया हुआ है। तो ये जो चीज है ना, इसको या फिर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाटा आइटम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट थिंग, एंटिटीज और एट्रीब्यूट्स। तो कह रहा है कि एन एंटिटी इज अ थिंग और ऑब्जेक्ट इन द रियल वर्ल्ड दैट इज डिस्टिंग्विबल फ्रॉम, एक मिनट इसको क्लीन कर देता हूं थोड़ा सा मैं, ठीक है, हाँ। तो फ्रॉम ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स, बैंकिंग, एम्प्लॉय या स्टूडेंट। तो एंटिटी का मतलब क्या हुआ कि जो टेबल्स बना रहे हैं वो किस चीज की है, उसमें एम्प्लॉय का डेटा है, उसके अंदर बैंक का डेटा है, उसके अंदर स्टूडेंट का डेटा है, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, एंटिटीज बोल देते हैं। और जो अभी मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, ये जो चीजें ली थी, जिनको आमतौर पर हम लोग फील्ड के नाम से जानते हैं, और इसी को दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, डेटाबेस फॉर्मेट में हम लोग एट्रीब्यूट के नाम से। तो एट्रीब्यूट्स बेसिकली क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ, आर द, डबल बार आ गया ये है ना, चलो कोई नहीं, आर प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंटिटी। तो एंटिटी की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि एम्प्लॉय कोड हो गया, एम्प्लॉय नेम, आपके रोल नंबर हो सकते हैं या आपके नेम हो सकते हैं, ये सारे के सारे जो चीजें हैं वो सब क्या होती हैं, एट्रीब्यूट्स बोल सकते हैं या प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं, या उनको हम एंटिटी की फील्ड्स के नाम से भी जान सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ 1 to 1 आपको हर चीज प्रॉपर्ली समझ में आ रही होगी और कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से चीजों को मेंटेन कर सकते हो गाइस। नेक्स्ट इज लॉजिकल डेटा और फिजिकल डेटा। इसमें क्या होता है, देखो देखिए लॉजिकल डेटा क्या होता है, लॉजिकल डेटा आर द डेटा फॉर द टेबल क्रिएटेड बाय द यूजर इन प्राइमरी मेमोरी। मतलब लॉजिकल डेटा वो होता है जो कि आपके प्राइमरी मेमोरी के अंदर सेव रहता है, और जो आपका फिजिकल डेटा होता है वो आपके सेकेंडरी मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। तो इन दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है, प्राइमरी मेमोरी की जब बात चलती है वो आपका रैम होता है, और सेकेंडरी मेमोरी जिसके अंदर हार्ड डिस्क वगैरह जो चीजें होती हैं आपकी, जो सेकेंडरी परमानेंटली हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और परमानेंटली जो डेटा में स्टोर कर सकते हैं, वहां से हम डेटा इन फ्यूचर भी डेटा को एक्सेस किया जा सकता है वेरी इजीली गाइस। तो आई थिंक ये लॉजिकल डेटा और फिजिकल डेटा आपको समझ में आ गया होगा। जब भी कोई हम डेटाबेस में डेटा डालते हैं वो डायरेक्टली परमानेंट सेव नहीं होता है, वो पहले आपका रैम के अंदर जाता है। जब हम उसको परमानेंट सेव कर देते हैं देन आफ्टर वो कहाँ पे जाता है, आपका सेकेंडरी मेमोरी के अंदर डेटा ट्रांसफर हो जाता है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल इज वेरी इसेंशियल टू क्रैक एनी हाई लेवल एग्जाम गाइज। ओके, आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल गाइज। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्केमा एंड सब स्केमा। क्या होता है, देखिए पहले स्केमा का मतलब क्या समझते हैं। स्केमा का मतलब होता है जो भी आपका डेटाबेस आपने बनाया हुआ है, उस डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है, देन उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग, स्केमा बोल देते हैं। लिखा हुआ स्केमा इज अ लॉजिकल डेटाबेस डिस्क्रिप्शन एंड इज ड्रॉन एज अ चार्ट ऑफ द टाइप ऑफ डेटा दैट आर यूज्ड। जैसे जैसे अगर बात को मैंने एक बनाया, टेबल का नाम है एम्प्लॉय, और इसके अंदर सपोज करें कि एम्प्लॉय आईडी है, जो नंबर दे रखा है 10, देन एम्प्लॉय का नेम ले रखा है आपका, मान लीजिए करेक्टर ले रखा है, डेटा टाइप 50, और इस तरीके से मैंने, तो देखो यहाँ पर डेटा तो नहीं है, ये केवल जो टेबल होती है उस टेबल का मैंने एक स्ट्रक्चर बना लिया, और इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, स्कीमा के नाम से जान सकते हैं। It gives the name of entities and attributes and specify the relationship between them। अब देखो यहाँ पर अगर को हो सकता है कि प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशंस हो सकते हैं, तो उनको भी डाल सकते हैं, वो भी पॉसिबल है। बट जस्ट मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया जिसमें आपको एंटिटी दिख रही है, और एंटिटी के जो फील्ड्स होते हैं वो सब चीजें आपको यहाँ पर दिख जाती हैं। तो किसी भी टेबल के और डेटाबेस के स्ट्रक्चर को गाइज हम लोग क्या बोल देते हैं, स्कीमा के नाम से जानेंगे गाइज। नाउ
तो स्केमा बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है फिजिकल स्केमा, एक होता है लॉजिकल स्केमा। अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक व्यू लेवल होता है, एक लॉजिकल लेवल होता है, एक आपका फिजिकल लेवल। तो जो स्केमा आपके फिजिकल लेवल पर काम करता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? फिजिकल स्केमा। और जो लॉजिकल लेवल पर काम करता है उसको क्या बोलते हैं गाइज? हम लोग लॉजिकल स्केमा बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। वेरी गुड गाइज। नाउ द डाटाबेस स्कीमा इंक्लूड सच इंफॉर्मेशन एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा आइटम सच एज एंटिटीज एंड एट्रीब्यूट्स। बिल्कुल जो मैंने आपको बताया हुआ है। लॉजिकल स्ट्रक्चर्स एंड रिलेशनशिप अमंग द डेटा आइटम्स, बिल्कुल ये भी चीज प्रेजेंट करते हैं। और फॉर्मेट फॉर स्टोरेज रिप्रेजेंटेशन, देखो यहाँ पर 10 साइज है, ये 50 साइज है, मतलब 50 बाइट के अकॉर्डिंग डेटा लेगा। या मान लो आपका डेटा टाइप 2 बाइट का होता है तो यहाँ पर 20 ले लेगा। तो वो आपका जो स्टोरेज आइटम डेटा स्ट्रक्चर होता है वो भी यहीं पर आपका प्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट आपका इंटीग्रिटी पैरामीटर्स सच एज फिजिकल ऑथराइजेशन एंड बैकअप पॉलिसीज। अगर आप चाहते हो इस डेटा का बैकअप करना है तो बैकअप की पॉलिसीज भी यहाँ प्रेजेंट होती हैं। आपकी अथॉरिटी हो सकती है, आपकी ऑथेंटिकेशन हो सकता है, ऑथराइजेशन हो सकता है। ये सारे फीचर्स भी आपके स्कीमा के अंदर आपके मेंशन किए जाते हैं। नाउ व्हाट इज एक्चुअली सब स्कीमा? तो सब स्कीमा मतलब स्कीमा जो होता है ये बड़ा स्कीमा, उसका छोटा पार्ट। जैसे अब सपोज करिए कि आपके स्टूडेंट का डेटा है, स्टूडेंट की 50 प्रॉपर्टीज पता है, 50 एट्रीब्यूट पता है। अब उन 50 में से केवल मैं 10 ही तो लेना चाहता हूं, तो 10 के लिए जो अलग से स्ट्रक्चर निकल के आता है देन उसको क्या बोलते हैं? हम सब स्कीमा के नाम से जानते हैं। तो सब स्कीमा इज डिराइव्ड स्कीमा, डिराइव्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्कीमा। यानी जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसके अंदर से एक और छोटा पार्ट हमने निकाला हुआ है, देन उस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग? सब स्कीमा। और सब स्कीमा आर एक्सिस्ट एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट। ठीक है, देयर में बी मोर देन वन सब स्कीमा क्रिएट हो सकता है कि सपोज दैट कि अपने पास में ये एग्जैक्टली क्या दे रखा है यहाँ पर, ये एक पूरा टेबल है। तो अब हमने एक बार तो ये तो पूरा बनेगा स्केमा, और इतना इतना ले लिया सब स्केमा, एक इतना ले लिया सब स्केमा, एक इतना ले लिया सब स्केमा, या इतना ले लिया। तो अलग अलग पार्ट्स आपके प्रेजेंट हो सकते हैं। तो सो वी कैन से द अ पर्टिकुलर स्मॉल पार्ट ऑफ सब ऑफ स्केमा इज नोन एज सब स्केमा। तो स्केमा का छोटा रूप है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पर? स्केमा नहीं, सब स्केमा उसको बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें एक इंपॉर्टेंट चीजें गाइस। आप मान के चलिए कि आपके एग्जाम के अंदर इजी टू हार्ड हर लेवल का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में जरूर आ गई होंगी। तो गाइज आज के लिए इतना ही गाइज, और यहाँ पर स्केमा तक हम लोग कर लिए। आगे के जो सेशंस होने वाले उनके अंदर फर्दर आगे चलेंगे, जिसमें हम लोग डाटा इंडिपेंडेंसी पढ़ेंगे, हम लोग डेटाबेस के जो यूजर्स होते हैं उनको पढ़ेंगे, नैव यूजर क्या होता है, स्पेशलाइज यूजर क्या होता है। तो आप जुड़े रहिए गाइज, और सेशन को कंटिन्यू करते रहेंगे हम लोग गाइज। तो चले गाइज, ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।